अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम यूनिट नंबर 12 लेक्चर नंबर 3 में एक्सरसाइज 12.3 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले दो डेफिनेशंस हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज 12.3 की तरफ मूव करेंगे। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस। स्टूडेंट हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। डेफिनेशंस मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दी हैं। इनको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक जो है ना बात समझनी होगी, हॉरिजेंटल लाइन या हॉरिजेंटल रे। जब कोई भी बंदा अपनी हाइट के मुताबिक बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होगा और ऐसे अपनी जो है ना गर्दन को, नेक को बिल्कुल स्ट्रेट रखेगा, तो उसकी आईज के बराबर एक लाइन बनेगी जिसको हॉरिजेंटल रे या हॉरिजेंटल लाइन या ऑब्जर्वर रे कहा जाता है, कि जिस लाइन के ऊपर आपने किसी चीज को ऑब्जर्व करना होता है। अब जब आप जो है ना उस ऑब्जर्वर रे या हॉरिजेंटल रे की बात करेंगे, तो जब आप उस हॉरिजेंटल रे से अबव की तरफ ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं और उस हॉरिजेंटल रे से अबव की तरफ देख रहे हैं, जैसे हम ये कह लेते हैं कि ओ ए आपके पास हॉरिजेंटल रे है। अब ओ ए से आप बी की तरफ देख रहे हैं, मतलब ओ पॉइंट से आप बी की तरफ देख रहे हैं। ओ जो पॉइंट है वो समझ लें आपकी आईज है। अब ओ पॉइंट से आप बी की तरफ देखेंगे तो जो आपके पास एंगल बनेगा वो एंगल ए ओ बी बन जाएगा, और एंगल ऊपर की तरफ बन रहा है, एलिवेट हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो एंगल आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। सिंपली अगर ये आप कहें कि हॉरिजेंटल रे से अबव की तरफ जब जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके लिए आप ऐसे अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ नहीं करते, बल्कि जो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है गर्दन, उसी के मुताबिक जो आपकी हॉरिजॉन्टल रे है उससे अपनी आईज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो जो आपका एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अब इसी तरह बिल्कुल स्ट्रेट खड़े आप हॉरिजॉन्टल रे के मुताबिक अपनी आईज को नीचे की तरफ करते हैं, बिलो की तरफ करते हैं, तो जो आपका एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, मतलब वो नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। यही डेफिनेशंस आपके सामने यहाँ पे हैं, आप इनको देख सकते हैं कि अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं, फॉर लुकिंग एट बी अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन वी हैव टू रेज आवर आईज, हमें अपनी आंखों को ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है और जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। फॉर लुकिंग एट सी the horizontal line we have to lower our eyes, then angle is called an angle of depression, और उस वक्त जो एंगल बनेगा वो आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास डेफिनेशंस। अब हम इनके रिलेटेड आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो एक्सरसाइज हमारे पास 12.3 है, इसके अंदर जो हमें कंडीशन दी हुई है और उस कंडीशन के मुताबिक जो हमारे पास फिगर्स बनेगी, जो ट्रायंगल्स बनेगी वो राइट बनेगी, और हमने उनको राइट के मुताबिक सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, स्टेटमेंट आपके सामने है कि a vertical pole is 8 meter high and the length of its shadow is 6 meter. What is the angle of elevation of the sun at that moment? कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा सन का वो क्या बनेगा, ये हमने फाइंड करना है। मैंने पहले ही बात जो है ना डेफिनेशंस के अंदर ये चीज क्लियर कर दी है कि जो आपके पास इस एक्सरसाइज में फिगर्स बनेंगी वो राइट ट्रायंगल की बनेगी। हमने राइट के मुताबिक उसको सॉल्व करना है, लेकिन इसमें या तो दो साइड्स गिवन होंगी और एक एंगल आपको फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, या एक एंगल और एक साइड गिवन होगी और कोई एक साइड आपको फाइंड करने के लिए कही जाएगी। इसमें आपने कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करना। तो सबसे पहले इसका मेन पॉइंट है, आपने इसमें फिगर कंस्ट्रक्ट करनी है। हम यहाँ पे फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। फर्ज किया कि यहाँ पे ये हमारे पास सन है, ये हमारे पास सन आ गया है, और यहां से इसकी जो हाइट बताई जा रही है वो 8 मीटर बताई जा रही है। हाइट हमने 8 मीटर लिख ली। और दूसरी बात ये कि इसमें जो है ना हमारे पास इसकी जो शेडो है, शेडो हमेशा ग्राउंड के ऊपर बनेगा, तो आपने शेडो को इधर ही रखना है, ये आपके पास बन गया है।
उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहा गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करें। अब ये आपके पास ऑब्जर्वर रे होगी तो यहाँ से ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, मतलब ये कि ये ऑब्जर्वर रे है और वहां पर ऊपर सन है तो उसकी तरफ आप देखना चाहते हैं या देख रहे हैं, तो उसकी मदद से जो आपके पास जो है ना बनेगा एंगल, वो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा, जिसको मैं एक अल्फा का नाम दे देता हूं। इस ट्रायंगल को मैंने ए बी सी का नाम दे दिया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि लेट अल्फा be the angle of elevation। ये हमने पहली बात लिख ली। जो हमने फाइंड करनी होती है चीज उसको आप यहाँ पे लिख लें, उसको कोई नाम दे दें। एंगल है तो अल्फा बीटा वगैरह में से कोई नाम दे दें, और अगर कोई साइड है तो इसको एक्स वगैरह में से कोई नाम दे दें, एक्स वाई वगैरह या कुछ भी नाम दे दें, और यहाँ पे उसको मेंशन कर दें कि ये चीज हमने फाइंड करनी है या इसको हमने ये नाम दिया है। उसके बाद अब एंगल हमने फाइंड करना है। ये बात याद रखें, जो एंगल गिवन होगा या एंगल फाइंड करने वाला होगा, उसी लाइन को वो एंगल जो गिवन है या जो एंगल फाइंड करने के लिए कहा गया है, वो एंगल जिस लाइन पे आ रहा है उस लाइन को आपने बेस लेना है और दूसरी को परपेंडिकुलर लेना है। अब ये आपके पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब जो दो साइड्स आपके पास हैं, चाहे वो गिवन होंगी या एक गिवन है और दूसरी फाइंड करनी है, तो आपने उन दोनों साइड्स को देखना है। आप देखें यहाँ ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर का जिक्र है, हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास आ रहा हो। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं यूजिंग tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहां पे आपके पास tan थीटा आ जाएगा। अब यहां पे आप थीटा की जगह यूज करेंगे, थीटा की जगह हमने नाम दिया हुआ है अल्फा, तो आप यहां पे अल्फा को यूज करेंगे इज इक्वल टू आपके पास बेस की जगह सॉरी परपेंडिकुलर की जगह 8 आ रहा है और बेस की जगह 6 आ रहा है। तो अल्फा इज इक्वल टू, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यहां से इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 8/6 implies that alpha is equal to, आप इसका tan इनवर्स ऑफ, इनको डिवाइड कर लें तो ये 1.33 अप टू नेक्स्ट आता है। अल्फा इज इक्वल टू, अब आप इसकी tan इनवर्स की वैल्यू ले लेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 1.33, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 1.3। आप इसकी बेशक जो है ना 1.33 ट्रिपल टाइम्स ले लें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 53 डिग्री 7 मिनट। यहाँ पर मैं एक 3 और डाल देता हूँ। 1.333 आगे आप तो सोन आता है तो 3-4 वैल्यूज आप लेके तो उसका इनवर्स लेंगे और जो एंगल आपके पास आएगा वो पॉइंट्स में आएगा, उसको आपने डिग्री और मिनट में कन्वर्ट कर देना है। तो ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सो अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री 7 मिनट इज रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, इज रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रिजल्ट आ गया है। ये हमने रिजल्ट लिख लिया है, जो हमारे पास फाइंड करने के लिए कहा गया था हमने इसको फाइंड कर लिया है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसको हमने सॉल्व किया। कोई इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है, आसान क्वेश्चन है, आप इसको एक लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। स्टेटमेंट आपके सामने है कि एट द टॉप ऑफ द क्लिफ 80 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज 12 डिग्री, हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ। कि हमने क्लिफ और बोट के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे ये क्लिफ है, मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि ये हमारे पास क्लिफ है।
और यहां से यहां तक ये हमारे पास बोट है, ये बोट है। अब यहां से जो क्लिफ है यहां से यहां तक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप से बिलो की तरफ बनता है, तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। मतलब ये आपका जो है ना ऑब्जर्वर रे है, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन 12 डिग्री बन रहा है और इस क्लिफ की जो हाइट है वो 80 मीटर है। क्लिफ की हाइट 80 मीटर है। अगर हम इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी का, तो हमने यहां से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इस डिस्टेंस को मैं यहां पर नाम दे देता हूं कि ये हमारे पास डिस्टेंस x बन रहा है, और मैं इसको मेंशन भी कर देता हूं कि लेट x बी द डिस्टेंस between boat and cliff। कि let x be the distance between boat and cliff, ये x हमारे पास डिस्टेंस आ गया है। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। तो जो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री है उसके मुताबिक हमारे पास ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों हॉरिजॉन्टल एंगल्स बन जाते हैं, ये आपस में इक्वल आ जाते हैं। तो यहाँ पे 12 है तो इधर भी आपके पास 12 डिग्री आ जाएगा। अब ये एंगल आपका कंसीडरिंग एंगल नहीं होगा, बल्कि आपका ये वाला एंगल कंसीडरिंग एंगल होगा। मैंने ये पहले पिछले क्वेश्चन में बात बता दी थी कि आपके पास या तो एक एंगल और एक साइड गिवन होगी और कोई एक साइड फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। तो अब आपके पास एक साइड है गिवन और एक साइड आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो अगर आप ये देखेंगे ये एंगल है, इसके मुताबिक ये बेस बन गई है और ये परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास जिन दो साइड्स का जिक्र है वो हमारे पास एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिलेक्ट होती है वो हमारे पास आ जाती है यूजिंग tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे, tan यहाँ पे थीटा की जगह 12 डिग्री आ रहा है, परपेंडिकुलर हमारे पास 80 है और बेस x है, इंप्लाइज दैट। अब यहाँ पे tan 12 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो tan 12 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.2125 और ये x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 80। अब यहां से नेक्स्ट आपने ये काम करना है कि यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसको इधर ही रहने दें और इस वाली टर्म को उधर जाके डिवाइड कर दें, तो 80 डिवाइडेड बाय 0.2125, तो x इक्वल टू आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 0.2125, ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 376.47 और साथ आप यूनिट लिखेंगे मीटर। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि सो द डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड क्लिफ इज 376.47 मीटर। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। स्टेटमेंट आपके सामने, अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 67.2 मीटर, मतलब ये कि जो काइट की हाइट है वो 67.2 मीटर है। काइट को भी फ्लाई कर रहा होगा तो इस तरह उसकी स्ट्रिंग बन रही होगी, लेकिन उसकी हाइट जो जहां पे भी वो होगा वहां से ग्राउंड तक ऐसे हॉरिजॉन्टली उसकी सॉरी वर्टिकली हाइट उसकी फाइंड की जाएगी। तो ये 67.2 मीटर आ जाएगी। इज अटैच्ड टू अ फुली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 55, जो स्ट्रिंग है वो 55 डिग्री के ऊपर एंगल के ऊपर जो है ना काइट को उसके साथ बांधा गया है। अब यहाँ पे ये बात बताई गई, पूछी गई है कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जो आपके पास स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, तो यहां से आप यहां तक इसकी लेंथ फाइंड करें, जहां तक काइट है वहां तक उसकी लेंथ फाइंड करें।
मैंने स्ट्रिंग की लेंथ जो है उसको नाम दे दिया है कि लेट एल बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एल जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ है। अब एंगल आपके पास ये है, इस वाली लाइन को आप बेस बनाएंगे, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। एंगल हमारा यही रहेगा, लेकिन हम इन दो साइड्स को देखेंगे, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। आपने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जिक्र आएगा। तो यूजिंग साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे आपने वैल्यूज को पुट करना है, तो साइन थीटा की जगह आपके पास वैल्यू आ रही है ये एंगल की 55 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास 67.2 है और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आपके पास एल है। अब यहां पर साइन 55 डिग्री की आप वैल्यू लेंगे। साइन 55 डिग्री की वैल्यू है 0.8191। एल यहां पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय एल इज इक्वल टू 67.2। अब यहां पे हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एल को आप इधर ही लेने देंगे और 67.2 डिवाइडेड बाय इस वाली वैल्यू को आप इधर डिवाइड कर देंगे। implies that L is equal to, आपके पास L की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, आप इसको डिवाइड करें 67.2 डिवाइडेड बाय 0.8191, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 82.04 और 7 यूनिट। जब भी साइड फाइंड कर रहे होंगे तो एक साइड जो गिवन होगी उसके साथ जो यूनिट होगी वही यूनिट आपने जो फाइंड करने वाली साइड है या जिसकी वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं उसके साथ आपने लिखना है। उसके बाद लास्ट पर रिजल्ट लाजमी लिखना है ताकि इसमें कोई भी नंबर कटने के चांसेस ना हो। रिजल्ट में आपने लिखना है कि सो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग is L is equal to 82.04 मीटर, या रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 82.04 मीटर। यह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको बेहतर से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उससे पहले आप एक नजर इसको देख लें। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। स्टेटमेंट आपके सामने है कि व्हेन द एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन इज 30 डिग्री। एंगल जो ग्राउंड और सन है उसके दरमियान 30 डिग्री का एंगल बनता है। फ्लैग पोल कास्ट अ शैडो ऑफ 40 मीटर लॉन्ग, कि जो एक फ्लैग है उसको पोल जो है ना 40 मीटर लॉन्ग शैडो बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमने हाइट ऑफ पोल फाइंड करनी है। ये तीन चीजें, दो चीजें गिवन हैं और थर्ड वन हमने फाइंड करनी है। इसके मुताबिक आप यहां पे इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। ये फर्ज किया आपके पास फ्लैग है, किसी भी जो है ना यहां पे हम इसको ये आपके सामने फ्लैग है। अब यहां पे इसकी आपने यहां से लेकर यहां तक हाइट फाइंड करनी है। ये हाइट आपके पास आ जाएगी, फर्ज किया h, मैं इसको h का नाम दे देता हूं। अब इसका शेडो जो बनेगा वो ग्राउंड के ऊपर बनेगा। मैं पिछले तमाम क्वेश्चंस में बता चुका हूं कि शेडो ग्राउंड के ऊपर ही बनेगा। उसके बाद जो एंगल बन रहा है यहां पे अगर कहीं पे सन है तो यहां से एंगल बनेगा और वो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास 30 डिग्री है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में लिखेंगे कि लेट h बी द हाइट ऑफ फ्लैग पोल। h जो है वो फ्लैग पोल की हाइट है। उसके बाद आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ आना है। अब आपके पास ये परपेंडिकुलर बेस है और ये आपके पास परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और बेस
टेन में ही आते हैं, तो आपने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है। यूजिंग टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। टेन यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है, तो आप 30 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास परपेंडिकुलर एच है और बेस 40 है। अब यहाँ पे आप टेन 30 की वैल्यू लेंगे। टेन 30 की वैल्यू आपने पॉइंट्स में ले लेनी है। टेन 30 की वैल्यू आपके पास पॉइंट्स में आती है 0.5773 मल्टीप्लाई का, ये 40 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो इसको आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 40 इज इक्वल टू एच, तो जो वैल्यू आपके पास आई है इसको आप 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। implies that h is equal to 23.09 मीटर। ये मीटर में है तो मीटर में आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप ये आपके पास इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब लास्ट में इसका रिजल्ट लिख लेंगे। रिजल्ट आपके पास इसका आ जाएगा h is equal to 23.09 meter is required height of the pole, height of the flag pole। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था जिसको हमने सॉल्व किया है। ये जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपके क्वेश्चंस हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आपका 9 रह गया है, वो हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे, लेकिन एक लोग आप इसको देख लें। अगर इन तमाम क्वेश्चंस में कहीं पे भी प्रॉब्लम नजर आती है तो आप लोग उसको क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको ये समझ आ जाती है और आप समझते हैं कि आपको इससे फायदा हो रहा है तो इसको लाजमी शेयर कर दिया करें ताकि किसी और दूसरे तक भी पहुंच सके और उसको भी हेल्प मिल सके। इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि P and Q are 2 points in a line with tree if the distance between P and Q is 30 मीटर। अगर P and Q का जो डिस्टेंस होगा वो 30 मीटर होगा और एंगल ऑफ एलिवेशन जो होंगे इनके वो 12 और 15 डिग्री होंगे, तो हमने हाइट ऑफ ट्री फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास फिगर कुछ इस तरह की बनेगी कि फर्ज किया कि ये हमारे पास पॉइंट है, ये P है और ये पॉइंट हमारे पास Q है। तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास 30 मीटर डिस्टेंस बन रहा है। अब P यहाँ पे P पहले है तो P के ऊपर से जो एंगल बन रहा है वो 15 डिग्री बन रहा है, सॉरी 12 डिग्री बन रहा है। और जो Q के ऊपर से एंगल बन रहा है वो हमारे पास 15 डिग्री बन रहा है। ये इस तरतीब से हमारे पास आ रहा है। और कहा हमें ये क्या है कि फर्ज किया अगर ये ट्री है आपके पास तो इसकी आप जो है ना हाइट फाइंड कर ले। मैं इसको h का नाम दे देता हूं। अब ये आपके पास अगर फर्ज किया r है और ये s है तो इनके दरमियान डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे मैं इसको x का नाम दे देता हूं कि ये x है डिस्टेंस। अब यहाँ P से लेकर ये जो P वाला पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमारे पास R तक का बनेगा ये 30 है और ये x है, मतलब 30 प्लस x हमारे पास इसका डिस्टेंस बन जाएगा। स्टूडेंट ये हमारे पास फिगर है जिसकी मदद से हमने उसको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में उसको मेंशन कर देता हूं कि लेट h be the height of the tree, height of the tree। h जो है वो हमारे पास हाइट ऑफ ट्री आ गया है। अब उसकी मदद से हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस एंगल को यूज करता हूं और इस ट्रायंगल को, तो उसके लिए मैं यहां पे लिख देता हूं कि इन ट्रायंगल, ये आपके पास Q और S ट्रायंगल बन रही है तो आप इसको लिखेंगे इन ट्रायंगल QRS। ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो दोनों साइड्स की बात कर रहे हैं। जाहिर बात है हमारे पास x की वैल्यू आएगी तो हम h की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो उसके लिए
आपने ये काम करना है कि पहले x को इस तरह लिखेंगे, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका एंगल है इस ट्राइंगल के मुताबिक। तो जब इस ट्राइंगल को आप देखेंगे तो आपने टेन को ही यूज करना है कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। अब टेन यहां पर थीटा की जगह आपके पास आ रहा है 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास बन रहा है आर एस और बेस आपके पास क्यू आर बन रहा है। यहां पे आप टेन 15 की वैल्यू लिख सकते हैं। टेन 15 डिग्री की वैल्यू आपके पास आती है 0.2679 इक्वल टू आर आपके पास एच है और एस आपके पास एक्स आ जाता है। तो ये आपके पास टेन 15 की वैल्यू आ जाएगी। इंप्लाइज दैट अगर हम इसको इस तरह सॉल्व कर देते हैं कि ये x को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास आ जाएगा h इज इक्वल टू 0 पॉइंट, बल्कि इसको आप इसी तरीके से फिल वक्त रहने दें या इस x को इधर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 0.2679 x इक्वल टू h। हमने x की वैल्यू यहां से बीच में से निकालनी है तो ये x के साथ लिखे हुआ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो x इक्वल टू h अवर 0.2679, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ये फर्स्ट ट्राइंगल को हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पे h और x की वैल्यू हमारे पास नहीं है जिसकी मदद से हम आगे वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अब हम दूसरी ट्राइंगल पे चलेंगे। दूसरी ट्राइंगल हमारे पास P से R तक बन रही है, मतलब ये पूरी लाइन PR और S वाली बन रही है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे इन ट्राइंगल PRS। यहां पर भी टेन ही यूज होगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। यहां से आगे मैं इधर लिख देता हूं इसको, टेन थीटा की जगह 12 डिग्री है, टेन 12 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास बन रहा है PR अवर परपेंडिकुलर आपके पास बन रहा है RS और बेस आपके पास आ रही है PR। अब यहां पे आप टेन 12 की वैल्यू लिखेंगे तो टेन 12 की वैल्यू आ रही है 0.2125 इज इक्वल टू RSH बन रहा है और PR हमारे पास 30 प्लस x है। अब इस वाली नंबर को हमने इधर मल्टीप्लाई कर देना है। इस वाले नंबर को जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.2125 इंटू 30 प्लस x इक्वल टू h। इस 0.2125 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 के साथ, इस वाले नंबर को आप 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6.375 प्लस x के साथ भी इसको करेंगे तो 0.2125 इज इक्वल टू h आ जाएगा यहां पे x। अब यहां से आगे आपने ये काम करना है कि ये जो x की वैल्यू है इक्वेशन 1 को यहां पे यूज करते हुए आप उसको सॉल्व करेंगे तो आप यहां पे 6.375 प्लस 0.2125 इंटू h अवर यहां पे आप उसकी वैल्यू लिखेंगे 0.2679 इक्वल टू h आ जाएगा। अब यहां से ये जो दो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं इन दोनों वैल्यूज को आपने कर देना है डिवाइड। मतलब ये कि नेक्स्ट स्टेप में मैं इधर इसका जो है ना नेक्स्ट स्टेप लिख देता हूं, ये 6.375 इधर ही आ जाएगा और प्लस आप 0.2125 को डिवाइड कर दें 0.2679 के ऊपर तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.7932 और साथ यहाँ पे h इज इक्वल टू h आ जाएगा। ये h वाली वैल्यू उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 6.375 इज इक्वल टू h माइनस 0.793
h, यहाँ पे आपके पास की वैल्यू बन जाएगी इसकी। अब इनको आप यहां से h को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 0.739, इनको माइनस कर दें, 1 माइनस 0.3739, ये आपके पास बन जाएगा 6.375 इज इक्वल टू h इंटू 0.261। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड होगी तो आपके पास h इज इक्वल टू 6.375 डिवाइडेड बाय 0.261 बन जाएगा। तो h इज इक्वल टू जो आपके पास 6.375 की वैल्यू है, इसको आप डिवाइड कर दें 0.261 के ऊपर, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू h की बन जाएगी 24.42 मीटर। ये स्टूडेंट आपके पास इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप एक लुक इसको देख सकते हैं। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी है, बाकी इसमें कोई भी नहीं है। हो सकता है कि कहीं पे यहाँ से स्टार्ट में से कैलकुलेशन करते हुए कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ गई हो, कोई वैल्यू जो है ना गलत लिखने हो गई हो, लेकिन प्रोसेस आपके सामने यही है, आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें और इसको सॉल्व करें। ये क्वेश्चन नंबर 9 था जो हमने सॉल्व किया। इस एक्सरसाइज के अंदर जो टोटल 5 क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व कर दिए हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है। अगर उनमें से कोई मजीद हुआ तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कोई न्यू वीडियो बना के उसको शामिल कर दूंगा। अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। पहले ही मैंने कहा है अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो आप कैलकुलेशन उसकी करेक्ट कर लें। प्रोसेस आपका सेम यही रहेगा। अगर कहीं पे फिर भी प्रॉब्लम नजर आती है तो आप उसको कमेंट में मेंशन करें। स्टूडेंट यहाँ पे एक कैलकुलेशन में मसला आया था 2061, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 30.29 बनेगा, ना कि 24.29 बनेगा। तो आप इसको करेक्ट कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।